प्यार पले। हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती हैं सुबहें, ऐसे ही शाम ढले। हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान। पिछले कई दशकों से ये गाने लोगों की धड़कनों में बसे हैं। इन गीतों की सुंदर भावनाएं लाजवाब हैं। इन पर अपने जमाने के मशहूर कलाकारों की अदाकारी बेमिसाल है। यही वजह है कि ये गाने आज भी श्रोताओं के दिलों पर छाए हुए हैं। इन मधुर गानों को अपनी फिल्मों के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाया है मूवी मुगल कहे जाने वाले निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा ने। फॉर मी ही इज गॉड। उन्होंने मुझे जीवन दिया इस इंडस्ट्री में, मेरे जन्मदाता को हैं। इज द मोस्ट ऑनेस्ट सिंसियर फिल्म मेकर इन दिस कंट्री। उनकी कंट्रीब्यूशन का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। एंड इज ए वेरी जनरस हार्टेड पर्सन। हिंदी सिनेमा को नई शक्ल देने वाले B.R. चोपड़ा यानी बलदेव राज चोपड़ा 22 अप्रैल 1914 को लाहौर में पैदा हुए। 7 भाई बहनों में वे दूसरे हैं। पिता विलायती राम और मां द्रौपदी देवी की छत्रछाया में उनका बचपन गुजरा। आर्य समाजी माता पिता से उन्हें सत्य के रास्ते पर चलने का संस्कार मिला। श्री चोपड़ा प्रतिभाशाली छात्र थे। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से अंग्रेजी में MA किया और ICS के इम्तिहान में बैठे। ICS के तो कंपटीशन, इट इज द कंपटीशन। ऑब्वियसली ICS इज समथिंग व्हिच इज द हाईएस्ट थिंग एट दैट टाइम व्हेन द चिल्ड्रन डू इट, बट दैट इज आल्सो, आई मीन आई आल्सो हैड इट, दैट दिस इज समथिंग व्हिच इज द हाईएस्ट थिंग सिचुएशन। आई कुडंट गेट इट, आई वाज अनलकी। इनको जर्नलिज्म का बड़ा शौक था, लिखने का शौक था। उसके बाद फिर जर्नलिस्ट बन गए। श्री चोपड़ा ने फिल्म पत्रकार बनने का इरादा छात्र जीवन में ही कर लिया था। फिल्म पर उनके पहले प्रकाशित लेख का शीर्षक था अराउंड द इंडियन स्क्रीन। उनका यह लेख कलकत्ता के न्यू थिएटर से निकलने वाली फिल्म पत्रिका वैरायटी में छपा। MA करने के बाद 1936 में वे लाहौर से निकलने वाले पत्र सिने हेराल्ड के संपादक हो गए। फिल्म निर्माण की ओर भी उनका झुकाव होने लगा। उन्हीं दिनों चोपड़ा जी ने रुडोल्फ वैलेंटिनो और विल्मा बैंकी द्वारा अभिनीत हॉलीवुड की मशहूर फिल्म सन ऑफ द शेख देखी। इससे वे बहुत प्रभावित हुए। मन ही मन उन्होंने तय कर लिया कि फिल्म निर्माण की दुनिया ही उनकी जिंदगी की अगली नई मंजिल है। 1947 में देश का बंटवारा हुआ, उथल पुथल मची। उन्होंने सिने हेराल्ड का संपादन छोड़ दिया। फरवरी 1948 में वे परिवार के साथ मुंबई आ गए। यहां के एक उपनगर अंधेरी के वर्सोवा इलाके में रहने लगे और फिल्म निर्माण के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए पत्नी के जेवर बेचकर करवट बनाई। लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। वे आर्थिक संकट में आ गए। एक दिन मरीन ड्राइव के एक रेस्तरां में चोपड़ा जी ने फाइनेंसर गोवर्धन दास अग्रवाल को अपनी अगली फिल्म अफसाना की कहानी सुनाई। अग्रवाल फाइनेंस करने के लिए राजी हो गए, लेकिन शर्त ये रख दी कि इसे B.R. चोपड़ा ही निर्देशित करेंगे। थोड़ी हिचक के साथ चोपड़ा जी ने यह शर्त मंजूर की और 1951 में अफसाना बना डाली। हाँ अशोक,
फिल्म में अशोक कुमार का डबल रोल था। चोपड़ा साहब के निर्देशन ने फिल्म को यादगार बना दिया। फिल्म सुपरहिट रही। इसके बाद चोपड़ा जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब तुम ईमानदार, दयानतदार और वफादार, दोस्ती के नाम पर कलंक मारने आए थे तो मारते क्यों नहीं? नहीं 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 अशोक, तुम बेवफा भी हो और बुज़दिल भी। निकल जाओ यहां से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मुझे माफ कर दो अशोक। 1953 में उन्होंने शोले बनाई। 1954 में चांदनी चौक का निर्देशन किया। चोपड़ा साहब ने 1955 में अपनी फिल्म निर्माण संस्था BR फिल्म्स की नींव डाली। डैडी बाहर जा रहे थे उस दिन सुबह, तो मेरी मम्मी ने उनको कहा कि क्या आप यही करते रहेंगे कि हमेशा दूसरों के लिए पिक्चर बनाते रहेंगे? क्यों ना आप अपने लिए पिक्चर बनाइए। तो उन्होंने कहा कि मगर अगर ये करेंगे तो फिर तकलीफें होंगी। तो मम्मी ने कहा इतनी सालों से तकलीफें झेलते रहे हैं तो और भी हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अपनी कंपनी बनानी चाहिए। मुखरम शर्मा जी ने एक कहानी सुनाई थी, एक ही रास्ता। तो घर में करीब 7,000 रुपए थे, उनको 5,000 देना थे। तो मम्मी ने वो 5,000 उनको दिए, जिससे एक ही रास्ता का आगाज हुआ। मेरे साथ मिस्टर शांताराम कहते नहीं बना क्या रहा, पिक्चर बनाने का मकसद क्या है? तुम सिर्फ यही कहानी बनाना चाहते हो जो लोग करते आम आम करते, कि ये करना चाहते हैं कि बिल्कुल कहानी के अंदर कोई असल बात भी है? मैं चाहता तो मैं यही हूं कि मेरी पिक्चर में कुछ बात हो। कहते ठीक है, आई वुड लाइक टू हियर इट, आई वुड लाइक टू सी इट। मैं कहा हियर नहीं यार, शो यू। तो पिक्चर हमने बनाई एक ही रास्ता। यही है तुम्हारा कानून, एक ही रास्ता। फिल्म में समाज के गलत ख्यालों पर चोट की गई थी। विधवा विवाह को सही ठहराया गया था। अशोक कुमार, सुनील दत्त और मीना कुमारी फिल्म के प्रमुख कलाकार थे। संगीत हेमंत कुमार का था। क्या नहीं रह सकती? क्या कसूर है इनमें? यही औरत है। उल्टा है, कलंकिनी है, पतिता है। पतिता कलंकिनी इसलिए कि बेसहारा है, अकेली है, अबला है। अगर ये इसलिए कलंकिनी है, ये विधवा है, इसका माथा सोना है। तो मेरी प्रॉब्लम क्या है कि जब कोई चीज आती है नई, तो मैं उसके लिए तड़प जाता हूँ। उस वक्त जब नया दौर आई थी तो सारे के सारे जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े एक्टर थे, एस मुखर्जी, महबूब साहब, और ये अपने सारे, दे ऑल हैड नॉट लाइक द पिक्चर। महबूब साहब ने कहा अरे बाबू चोपड़ा क्या हो गया तुमको? मैं कहा क्यों? कहता ये जो पिक्चर है ये तो मर जाएगी, तो ये तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा आदमी। दिलीप कुमार डिडंट लाइक इट, नोबडी लाइक द सब्जेक्ट। 1957 में चोपड़ा जी ने नया दौर बनाई। दिलीप कुमार, वैजयंतीमाला और अजित फिल्म के मुख्य कलाकार थे। फिल्म में आजादी के बाद के सपने और देश की वास्तविकता को आमने सामने रखकर देखने की कोशिश की गई थी। मनुष्य को मशीन का गुलाम बनाने के प्रयास को गलत ठहराया गया था। प्रधानमंत्री नेहरू ने यह फिल्म देखकर चोपड़ा साहब को एक खत भी भेजा था। खत में पंडित नेहरू ने लिखा था, इंग्लैंड के प्रिंस फिलिप भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने भारत के गांव की जिंदगी पर एक अच्छी फिल्म देखने की इच्छा जाहिर की थी। किसी ने आपकी फिल्म नया दौर देखने का सुझाव दिया। अपनी मसरूफियत और थकान के कारण मेरे लिए पूरी फिल्म देखना संभव नहीं था, लेकिन फिल्म इतनी अच्छी थी कि पूरी देखकर ही उठा। फिल्म का डायरेक्शन बेमिसाल और फोटोग्राफी लाजवाब थी। BR चोपड़ा की सिनेमा की सफलता का राज कहानी की ताजगी है। यह ताजगी पैदा करने के लिए उन्होंने एक नया तरीका अपनाया। अपनी BR फिल्म्स में एक स्टोरी डिपार्टमेंट बना दिया। इसमें अनेक लोगों ने साथ मिलकर फिल्म के लिए कहानी बुनने की रवायत शुरू की। चोपड़ा साहब ने बेहतर लेखन को तरजीह दी, क्योंकि वे खुद एक पत्रकार और लेखक हैं। जी हाँ, मैंने उसका खून कर दिया, उस पर गोलियां बरसा दी। इंसाफ का तराजू 1980 में बनी। फिल्म का संदेश था कि बलात्कार से संबंधित कानून में
संशोधन करके उसे सख्त बनाने की जरूरत है। बलात्कार से पीड़ित महिलाएं समाज में कितनी मुश्किलों से गुजरती हैं, इसे इंसाफ का तराजू के दृश्यों में देखा जा सकता है। बढ़ते जा रहे हैं। मेरे हिसाब से जो स्टोरी की समझ चोपड़ा साहब को है वो किसी को है ही नहीं। और आ गई कानून आ गई, तो मैंने कहा मैं क्या कानून बना लो साहब। कानून फिर अशोक कुमार को लिया और कानून बनाया, और कानून बनाया तो उसने अपने आप को कमाल कर दिया। एंड इट वाज समथिंग फैंटास्टिक बिकॉज इट वाज द फर्स्ट पिक्चर विदाउट ए सॉन्ग। धनीराम उस नौजवान को पहचानता है, दरवाजा खोल देता है, नौजवान अंदर आता है। धनीराम उसके बी.आर. चोपड़ा ने 1960 में कानून बनाई। फिल्म में कोई गाना नहीं था। कानून का संदेश था कि सच को सामने लाने के लिए रिश्तों की परवाह नहीं करनी चाहिए। सभ्य समाज में फांसी की सजा एक किस्म की बर्बरता है। अशोक कुमार, राजेंद्र कुमार और नंदा ने मुख्य भूमिकाएं की थीं। कानून को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। खामों का परेशान नहीं कर रहा हूं जी। वो मुस्कुराता है, तिजोरी से कागज निकालता है और उसी मुस्कुराहट के साथ वो कागज उस नौजवान को दिखाता है। दूसरे लम्हे उसकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है। नौजवान के हाथ में खुला चाकू है जो बिजली के तेजी के साथ धनीराम के पेट में घुस जाता है। धनीराम वही ढेर हो जाता है। निहायत इत्मीनान से नौजवान वो कागज अपनी जेब में रखता है, रुमाल से चाकू पर उंगलियों के निशान मिटाता है, उसी रुमाल से बत्ती बंद करता है और खामोशी से घर वापस चला जाता है। किसी को कुछ नहीं मालूम, लेकिन वो भूल जाता है कि गिलास पर उंगलियों के निशान छोड़ाया है। वो निशान उसे कटहरे में लाकर खड़ा कर सकते हैं, वो निशान इसके गले में फांसी का फंदा तक डाल सकते हैं। इसलिए वो एक कहानी करता है, एक ड्रामा बनाता है, अपने आप को हीरो साबित करने के लिए अदालत में हंगामा पैदा कर देता है, जिसके शोर में असलियत दब के रह जाती है। मिस्टर कैलाश, असलियत यह है कि कातिल आप हैं। धनीराम का खून आपने किया। आप देखिए उन्होंने जो भी पिक्चर बनाई है वो लगता है कि एक बहुत ही एजुकेटेड, एक बहुत ही कमिटेड और एक सोशली कॉन्शियस आदमी ने पिक्चर बनाई है। एक तो मेरी स्टोरी थी गुमराह। वो सेंसिटिव फिल्म थी और मेरा ख्याल इतनी बोल्ड फिल्म बनाना भी बड़ा मुश्किल होता है। जी हाँ, तो वो उसकी डायरेक्शन की वजह से वो फिल्म कामयाब भी हुई थी। आप आए तो ख्याले दिल नाशाद आया। आप आए तो ख्याले दिल नाशाद आया। कितने भूले हुए जख्मों का पता याद आया। आप आए। गुमराह 1963 में रिलीज हुई। फिल्म में एक बुनियादी नैतिक सवाल पर विचार किया गया था। क्या शादी से पहले किसी और से हुए प्यार को शादी के बाद भी स्वीकृति मिलनी चाहिए? फिल्म का निष्कर्ष है कि जिंदगी में खोए हुए प्यार का लौटना सुकून तो देता है, लेकिन शादीशुदा जिंदगी की मर्यादाओं के आगे इस सुकून की अहमियत नहीं होती। अशोक कुमार, माला सिन्हा और सुनील दत्त फिल्म के मुख्य कलाकार थे। रवि की मौसीकी में साहिर के गीतों को महेंद्र कपूर ने गाया था और जज्बात की नई दुनिया रची थी। गुमराह के लिए चोपड़ा साहब को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। उम्र भर साथ निभाने का पैगाम आया था। चोपड़ा साहब की बहुत कंट्रीब्यूशन है हमारी ये फिल्मी दुनिया में, और खासकर सामाजिक प्रॉब्लम को लेके जो उन्होंने फिल्में बनाई हैं, मेरा ख्याल है कि वो अपनी मिसाल आप हैं। उन्होंने विडो रीमैरिज के ऊपर फिल्म बनाई, प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर फिल्म बनाई, और उसके साथ साथ उन्होंने अच्छे अच्छे लोगों को चांस दिया। सबसे बड़ा चांस मैं मानता हूँ एक भाई जो दूसरे भाई को दे सकता है, कि चोपड़ा साहब ने पहली कलर फिल्म अपने कंपनी में जो बनाई थी वो यश ने डायरेक्ट की थी। वक्त की बार कहानी है कि मेरे को कहानी, मैं तो कहानी देखता हूँ ना, मैं तो कहानी सुनता हूँ, तो कहानी मैंने सुनी हुई थी, मगर जब मैं बनाने लगा तो मेरे बच्चों ने कहा कि देखो जी इस बार हमारे को चांस दीजिए, हम बनाएं। मैं कहा लीजिए, कोई तकलीफ क्या है। वक्त की स्टोरी है अख्तर मिर्जा की, एंड यू से दिस द फर्स्ट मल्टी स्टारर फिल्म। बहुत
चोपड़ा साहब को बहुत अच्छी स्टोरी लगी एंड वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। तुम तो जानते हो राजा, मुझे हीरो का कितना शौक है। और रानी साहिबा कल शहर में तशरीफ ला रही हैं। हीरो की कान है, ये काम सिर्फ राजा कर सकता है। और राजा ना करे तो राजा, मैं जितनी मोहब्बत करता हूं उतनी नफरत भी कर सकता हूं। मोहब्बत और नफरत, चिनाय सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। जितनी फिल्में उन्होंने बनाई हैं उतनी फिल्में चली हैं बहुत, और उनकी वजह यही है कि उनके अंदर स्टोरी बहुत अच्छी थी, और उसके अंदर स्टोरी भी जब जिसमें अच्छी होती है उसमें मैसेज भी अच्छा होता है। मीना, औरत का दूसरा नाम घर है। औरत भटकती है तो उसके साथ साथ पूरा घर भटकता है, पूरा खानदान बिगड़ता है, पूरा मुल्क, पूरी कौम, पूरी नस्ल गुमराह होती है। तो उस सीमा से बाहर जा रही थी जिसे लक्ष्मण रेखा कहा जाता है, जिसे अपवित्र करने का अधिकार किसी औरत को नहीं। किसी औरत को यह हक नहीं कि वो घर की चार दीवारी की खूबसूरती और शान को बर्बाद कर दे। बी.आर. चोपड़ा फिल्म के विकास से संबंधित अनेक संस्थाओं से जुड़े रहे हैं। वे सेंसर बोर्ड के सदस्य रहे, बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की जूरी में थे। उन्होंने भारत में हुए 27वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की अध्यक्षता की। हिंदी फिल्मों में ऐतिहासिक योगदान के लिए उन्हें दर्जनों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वे स्क्रीन के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजे गए। सिनेमा के विकास में अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इम्पा के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर रहे चोपड़ा जी को आंध्र विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि दी। राजीव गांधी ने इस बात का फैसला किया कि हमें टीवी के लिए रामायण और महाभारत बनानी चाहिए, जो हिंदुस्तान के दो बड़े एपिक हैं। और उन्होंने चोपड़ा साहब को और सागर साहब को दिल्ली बुला। लाभ और हानि की इस कामना में न भटको पार्थ, न भटको। दूरदर्शन के क्षेत्र में भी चोपड़ा जी का योगदान महत्वपूर्ण है। उनका महाभारत सीरियल लोकप्रियता की दृष्टि से आज भी विश्व में एक मानदंड है। इस सीरियल के लिए 96% दर्शक जुटाकर चोपड़ा जी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। लोगों को वो समय आज भी याद है जब सुबह महाभारत का प्रसारण होता था तो बाहर सड़कें सूनी हो जाती थीं। इस सीरियल के लिए उन्हें सिटीजन अवार्ड से नवाजा गया था। कर्म फल तो तुम्हारे वश में है ही नहीं, इसलिए केवल कर्म करो और कर्म फल की इच्छा न करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूः माते संगोस्त्वा कर्मणि। मगर उन्होंने समाज पैसे के लिए इतना ज़्यादा काम नहीं किया कि चलो मैं ये फिल्म बनाऊँ, फिल्म चल जाए, मुझे मेरे पास पैसे आ जाएं, तो ऐसा उन्होंने सोचा नहीं। उसके लिए मैं मेरे मन में उनके लिए बहुत इज्जत है और इज्जत रहेगी। What abides in the case of a director like B.R. Chopra is the fact that his ideas are always fresh. He is very contemporary in his thinking, and the social relevance of his films is something which filmmakers today should follow. My pictures are my soul. बी.आर. चोपड़ा की उपलब्धियां बहुत बड़ी हैं। उन्होंने समाज को नई दिशा देने वाली मनोरंजक फिल्में बनाई हैं। चोपड़ा साहब की फिल्मों के संदेश ने आम लोगों की सोच को गहरे प्रभावित किया है। उनका ये योगदान उनके व्यक्तित्व को इतिहास के शिखर पर पहुंचा देता है। बी.आर. चोपड़ा ने अपनी फिल्मों से हिंदी सिनेमा का इतिहास लिखा है। उनकी उपलब्धियां हिंदी सिनेमा की उपलब्धियां बन गई हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए 1999 में उन्हें भारतीय सिनेमा के शिखर सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। बी.आर. चोपड़ा क्लासिक फिल्में बनाने की दिशा में आज भी सक्रिय हैं। नई मंजिल हासिल करने के लिए नए रास्ते की तलाश में लगे हैं।
वही संगे मरमर की तस्वीर हो। तुम ना समझो तुम्हारा मुकद्दर हूँ मैं समझता हूँ तुम मेरी तकदीर हो। तुम अगर मुझको अपना समझने लगो, मैं बहारों की महफिल सजाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं।